हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र और हम फिर से मिल रहे हैं हमारे नए वीडियो लेक्चर पे। ये वन शॉट लेक्चर सीरीज हम लोग ने अब तक 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारा चौथा चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, जो कि आईसीएससी क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं 100 की, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। तो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन एकदम फुल फ्लेजेड में चल रही होगी, क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि आपके बोर्ड्स प्री बोर्ड्स सब एकदम सर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं। ये चौथा चैप्टर है जो कि ट्रांसपोर्ट इन इंडिया है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिए हैं। आई होप आप लोग ने वो देखा भी होगा, नहीं देखा तो जाके देखिए और उसको 2-3 बार देखिएगा। उससे क्या होगा, वो आपके माइंड में आ जाएगा और एक बार वो माइंड में आ गया तो आप एग्जाम में अपने आप कर दोगे। ठीक है, इसलिए हम वही वही कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ी थ्योरी जाने, अगर बिल्कुल बेसिक जाने तो ट्रांसपोर्ट क्या है। ट्रांसपोर्ट इज सिस्टम इन विच पैसेंजर्स एंड गुड्स आर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप पैसेंजर्स हो चाहे गुड्स हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, वही क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ चीप एंड एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ लार्ज एंड डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। अगर आप इंडिया में चीप चीप मतलब सस्ता और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ले आओगे तो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप बैठे हुए हो यूपी के किसी एक स्टेट सिटी, मान लीजिए लखनऊ में बैठे हुए, ठीक है, और आपको भेजना है कोई सामान चेन्नई। ठीक है, अगर यहां से लखनऊ से चेन्नई भेजने के लिए अगर कोई सामान, मान लीजिए आपको एक बुक भेजनी है, ठीक है, अगर वो किताब भेजना है और उसका पैसा, वो बुक का प्राइस है 100 रुपीज और वहां तक पहुंचने का प्राइस है 300 रुपीज, तो यानी वहां तक पहुंचने का बुक का प्राइस क्या हो जाएगा, 400। मतलब ये क्या है भाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लग रही है ना। तो अगर हमको इंडिया को डेवलप करना है तो हमको इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और इतना करना पड़ेगा कि ये हो आराम से 30 रुपीज हो और ट्रांसपोर्टेशन के पास क्या हो, बाद में इसका प्राइस 130 के आसपास हो या 150 के आसपास हो, जो भी मार्जिन वार्जिन हो। समझ रहे आप। तो ये होता है कि अगर आप चीप ट्रांसपोर्टेशन लाओगे, और जब देखिए जब 400 रुपीज की होगी कोई सामान, तो हो सकता है और वही सामान अगर सस्ता आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो लोग किसको प्रेफर करेंगे, लोग प्रेफर करेंगे इसको, कि भाई थोड़ा सस्ता होता, ठीक है, तो ये ले लेते, है ना। तो ये क्या है, अगर वो ले लेते तो वो पैसा क्या हो जाता, वो पैसा इकोनॉमी में चलने लगता और देश आगे बढ़ने लगता। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे हर चीज के ऊपर वर्क करता है। कोई मशीनरी है मान लो बिहार लानी है, बट अगर वो बनी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से बिहार लाने में अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जितने की वो मशीन ही नहीं बनी, तो कोई मतलब ही नहीं मशीन लाने का, है ना। वही चीज है। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई आपको क्या होना चाहिए, चीप डेवलपमेंट होना चाहिए किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, ताकि आप सस्ते से सस्ते में आप ट्रांसपोर्ट करवा सको। ठीक है, दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट रूट्स आर द बेसिक इकोनॉमिक आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं, आप लोग बायो में पढ़ते होंगे ना, वो जो नसें होती है ना, आर्टरीज, वेन्स। तो कैसे, यही वो आर्टरीज हैं जो क्या कर रही हैं, एंड हेंस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक मूविंग इन द कंट्री इज अ मेजर ऑफ इट्स प्रोग्रेस। मतलब क्या है, अगर आप जितने ट्रांसपोर्ट के तरीके देखोगे, अगर जैसे आपकी बॉडी में आर्टरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टरीज क्या फ्लो करवा रही है, ब्लड फ्लो करवा रही है, और उसी से आपकी पूरी बॉडी चल रही है, राइट। उसी तरीके से जैसे ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, हमारी इकोनॉमी के लिए आर्टरी की तरह काम करता है। आर्टरी की तरह क्या, ये हमारी बॉडी, हमारी इकोनॉमी में क्या कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, मतलब आगे पुश कर रहा है कि कैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा आपका ट्रैफिक मूविंग होगा, उतना ही मेजर कर सकते हो कि वो कंट्री कितना प्रोग्रेस है। अब भाई लोग बाहर निकल रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी देश प्रोग्रेस कर रहा है। अगर लोग रोड पे ही नहीं आ रहे हैं, काम ही करने नहीं जा रहे, तो क्या मतलब, देश प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। ये भी एक तरीके का सिंबल है ना, कि लोग भाई रोड पे गए। अब भाई फालतू तो रोड पे कोई 10 गाड़ियां लेके नहीं खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई काम कर रहा होगा, राइट। तो वही चीज है। ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, साउथ कांडला, वेस्ट कोहिमा इन द ईस्ट। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया में, अभी आप पढ़ोगे आगे, नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है हमारा, ठीक है, तो इंडिया में क्या है, बहुत बड़ी कंट्री, और आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारी रोड्स हैं, है ना। ठीक है, अभी आगे वो भी पढ़ेंगे। इंडिया हैज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड एथनिक स्ट्रक्चर, हेंस अ वेल नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एसेंशियल टू ब्रिंग अबाउट यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। अब देखिए, आपको ही पता है कि जैसे अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, दिल्ली का कल्चर, और अगर आप रह रहे हो हिमाचल में, ठीक है, और आप रह रहे हो यूपी में, आप रह रहे हो हरियाणा, मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे एक ये दिल्ली है, कलर चेंज करते हैं,
मान लीजिए, ठीक है, ये दिल्ली है, ठीक है, ये हिमाचल है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपका हरियाणा है, ये आपका ऊपर जम्मू कश्मीर है, नीचे यूपी बिहार, ठीक है, इधर आपका राजस्थान है, ठीक है, और फिर आप यूपी बिहार इधर चले जाओ वेस्ट बंगाल, और उधर आगे चले जाओगे तो असम, ये सब है। तो देखिए अगर रोड सिस्टम अच्छा होगा, यहां से दिल्ली से ऐसी रोड होगी जो पूरा कनेक्ट कर रही होगी असम को दिल्ली से, तो आप देखोगे कि लोग जो हैं वो असम से ट्रेवल कर रहे होंगे दिल्ली तक। तो इससे खाली लोग ट्रेवल नहीं करते हैं, लोग के साथ कल्चर भी ट्रेवल होता है, लोगों की डाइवर्सिटी भी ट्रेवल होती है। देखिए आप यहाँ दिल्ली में बैठ के नॉर्थ ईस्ट का खाना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? क्योंकि भाई लोग आए, ट्रेवल किए, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उनके साथ वो अपने साथ खाना भी लेके आए, ठीक है। तो एक तरीके से क्या आप नॉर्थ इंडिया में बैठ दिल्ली में बैठ के आप कैसे साउथ इंडियन डोसा खा रहे हो? उसका रीजन क्या है? एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लोग आए और वो साउथ से लेके आए डोसा बनाना, ठीक है, वहां से आया। तो ये क्या है? एक तरीके से ट्रांसपोर्ट ने क्या किया, कल्चर को भी एक तरीके से ट्रेवल करवाया एक जगह। तो यही चीज है, और इससे क्या होता है, हमारी देश की यूनिटी बढ़ती है ना। अब हम बैठे हुए हैं और हम खा रहे हैं बैठ के साउथ इंडियन खाना, साउथ इंडियंस खा रहे हैं नॉर्थ इंडिया का खाना, तो एक तरीके से क्या है, वो यूनिटी है ना, यही तो है हमारी डाइवर्सिटी। तो समझिए आप, ये है आपका क्या, ट्रांसपोर्ट। अब इंपॉर्टेंस की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स डेवलप। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है चलिए, हाँ ओके ओके, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन इज अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स डेवलपमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। अभी हम लोग ने पढ़ा कि भाई अगर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और अगर जब ये डेवलप होगा तो ये एक इंडिकेटर है कैसा, कि कंट्री भी डेवलप कर रही है। अगर किसी देश में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, एयरवेज अच्छा है, ठीक है, रोडवेज अच्छा है, वाटरवेज अच्छा है, तो इससे क्या, रेलवे अच्छा है, तो इससे क्या पता चलता है, देश तरक्की कर रहा है। अब किसी देश में तरक्की हुई नहीं, लोग, देश आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो वहां पे रेलवे पटरी बनाने का, एरोप्लेन खरीद के लाने का, एरोप्लेन उड़ाने का क्या मतलब है कि नहीं? तो सिंपल मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है क्या, कि भाई कंट्री डेवलप कर रही है। समझ गए? अब ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर्स द एक्सटेंडिंग ऑफ ट्रेड नेटवर्क। अब ट्रांसपोर्टेशन से एक और चीज पता चलती है क्या, कि आपका ट्रेड, बिजनेस और नेटवर्किंग भी बहुत बढ़ रही है, ठीक है। आप देख रहे हो कि लोग रोज यहां से एक फ्लाइट जाती है, एक या कई फ्लाइट जाती हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज जाती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से कई फ्लाइट्स क्या आती हैं, इंडियन कंट्रीज आती हैं, या कई शिप्स जाती हैं। तो एक तरीके से क्या बोल रहे हो, इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि हमारा उनके साथ ट्रेड और नेटवर्क बहुत बढ़ रहा है ना। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग क्या देखते हैं कि आज मोदी जी यहाँ पे हैं, कल को वो इटली चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से क्या है, नेटवर्किंग, ट्रेड बढ़ रहा है ना, हम लोग वहां पे बिजनेस कर रहे हैं। खाली इटली नहीं, हालांकि और भी कंट्रीज जाते हैं, जैसे अभी यूएई गए थे, ठीक है, और भी कई कंट्रीज जाते हैं, तो वो तो दुनिया घूमते रहते हैं। तो एक तरीके से क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही तो हो रहा है, राइट। चलो, द इंप्रूवमेंट एंड द रिफॉर्म्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इनहैंस द डायनामिसिटी ऑफ द फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन अ रीजन। देखिए जैसे जैसे आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव होगा, वहां का क्या होगा, पैसेंजर्स और जो फ्राइट, फ्राइट मतलब वो एक तरीके से क्या बोलते हैं, जिसको माल माल मालगाड़ी बोलते हैं ना, उसकी बात हो रही। तो वो भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे अभी मान लो एकदम पुराने टाइम पे क्या होता था, जो रेलवे थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी नहीं, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या कीमती सामान जिसको बोल दें, वो नहीं आता था, या उसको ट्रेवल करने पे फिर बहुत ज्यादा खर्चा होता था, आप ये बोल सकते हो। या बड़े पैसेंजर्स, जो बड़े पैसेंजर, जो पैसेंजर्स जिनको बोलो जो गरीब पैसेंजर्स थे, उनको एक तरीके से ये बोल सकते थे कि नहीं बैठाया जाता था, या उनके लिए अलग सेक्शन होता था। बट अब टाइम के साथ क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी बहुत सारा इन्हांसमेंट आया। अब वहां पे कुछ भी ऐसा कुछ देखा वेखा नहीं जाता है। ईज का मतलब बस सिंपल यही था, ठीक है, कि आपका फ्राइट और पैसेंजर जो एक पर्टिकुलर रीजन के थे, अब वो डायनामिक हो गया, मतलब कि वो भी क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं इधर से उधर बहुत ज्यादा। पहले क्या होता था, सब लोग मूव नहीं करते थे, ठीक।
with efficient roads and means of transport in place, industries, markets also develop. अब देखिए जहां पे भी आप रोड देखोगे उसके पास देखोगे इंडस्ट्रीज भी लग रही हैं, मार्केट भी लग रही है, और आप देखोगे कि वहां पे लोग बहुत ज्यादा ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। देखिए इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फोकस करती है कि जितनी ज्यादा से हो सके ज्यादा रोड्स बनाई जाए। क्यों कि जहां पे भी रोड जाएगी आप देखोगे वहां पे कोई ना कोई अपनी शॉप या अपना मार्केट वार्केट बनाना शुरू कर देता है। इसलिए रोड क्या होती है, रोड एक सिंबल है, रोड एक क्या है, एक सिंबल है क्या, कि जहां से रोड जाएगी वहां पे डेवलपमेंट अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक ग्रोथ गेट्स बूस्ट, जैसे ही आपका ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा वैसे आपकी इकोनॉमी क्या करने लगेगी, बूस्ट करने लगेगी, आगे बढ़ना शुरू कर देगी। ठीक है, अब इट इंक्रीजेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, कॉमन सेंस है भाई, जब आपकी इकोनॉमी बढ़ रही तो नौकरी बढ़ेगी। एंड डिक्रीजेस द रीजनल इम्बैलेंसेस, रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, देखिए रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अगर नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, यूपी बिहार में रह रहे हो, तो आप देखोगे कि लोग जॉब करने कहीं और जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन में कोई जॉब नहीं है और एक जगह पे बहुत जॉब है, कहां, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो क्या रीजनल इंबैलेंस क्रिएट करता है कि लोग यहाँ के लोग वहां काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो जब यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो लोग वहां नहीं जाएंगे, वो यहीं आ जाएंगे, तो रीजनल इम्बैलेंस जो था वो बैलेंस हो जाएगा। समझ गए, ये है इसका मतलब। गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल एज दे कैन इजी एक्सेस टू हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज। अब देखिए अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके शहर के साथ साथ गांव में भी अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा, वहां के लोगों की जो वे ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए जैसे आप किसी गांव में रह रहे हो, ठीक है, और ये उसका शहर है, दोनों के बीच में क्या है, मान लीजिए 15 किलोमीटर का डिफरेंस। ठीक है, तो गांव है और शहर है, अगर वो पहले कनेक्टेड नहीं था तो क्या होगा, यहाँ पे अगर किसी को कोई इमरजेंसी होगी, हेल्थ की इमरजेंसी होगी, यहाँ पहुंचने में बहुत समय लगेगा। मान लीजिए क्या है कि बीच में क्या था, पहले खूब सारा जंगल था, तो इनको पता ही नहीं था कि इनको पहले क्या होता था, यहां तक आने, यहाँ पे पहुंचने के लिए इनको कम से कम 3 आवर्स लगते थे। फिर क्या हुआ, एकदम से एक नई गवर्नमेंट की योजना आई और उसने क्या किया, यहां से एक हाईवे बना दिया, ये हाईवे जो ट्रेवल कर रहा था, इससे क्या हो गया, अब ये जो लोग थे जो 3 किलोमीटर घूम के जाते थे, मतलब 15 किलोमीटर तो है ही है, 3 किलोमीटर और ऐड करते मतलब 18 किलोमीटर घूम के जाते थे, अब डायरेक्ट डायरेक्ट क्या होंगे, अपने हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक तरीके से क्या है, हाईवे अगर कोई विलेज में भी होगा, अगर विलेज कनेक्ट हो गई उस हाईवे से तो विलेज अपने आप डेवलप हो जाएगी। अब यहाँ पे जो बच्चे रह रहे होंगे वो शहर के स्कूल भी आ सकते हैं पढ़ने। ठीक है, यहाँ के जो लोग बीमार होंगे वो शहर के हॉस्पिटल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, जो कनेक्शन है वो इंक्रीज, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस किसकी, ट्रांसपोर्ट की। अब आते हम लोग वे ऑफ ट्रांसपोर्ट में, पहला हम लोग का है रोडवेज। ठीक है, रोडवेज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह आप रेलवेज और ट्रेन पहुंचा नहीं सकते हो, तो रोडवेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोडवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर फॉर अ शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस। अब बस इसका यही एक क्या है, डिसएडवांटेज है क्या, कि शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंसेस तक आप लोगों को पहुंचा सकते हो। अब आप सोचो कि भाई बस में बैठे हैं और जरा यूरोप घुमा दीजिए, भाई बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाएगा, राइट, इतनी दूर नहीं। बस से आप क्या करते हो, 400-500 किलोमीटर, अरे बहुत मान लिया चलिए 800-900 किलोमीटर चल लोगे, इससे तो क्या बस से जाओगे आप, या आप, ठीक है, तो मतलब आप रोडवेज का मतलब ये है कि आप एक मिनिमम डिस्टेंस तक ही जाओगे। और आपको पता है क्या, या हर जगह रोड भी नहीं, बीच में देखोगे कहीं पे सी आ गई तो क्या होगा, वहां उसके ऊपर भी रोड बनाओगे क्या, नहीं, तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। चलिए, तो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एस्टैब्लिशेस इजी कॉन्टैक्ट बिटवीन द फार्म्स, फील्ड्स, फैक्ट्रीज एंड प्रोवाइड फॉर डोर टू डोर सर्विस। बस ये है सबसे अच्छा फायदा इसका, क्या, डोर टू डोर सर्विस। आप घर से बाहर निकले और घर के बाहर क्या है, रोड, रोड रहने का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं बड़े सिटी से कनेक्टेड होगी। यानी कि क्या कह रहे हो कि रोड ने क्या किया है, आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, आपको और सब वे ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, रेलवे चाहिए तो रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, हवाई जहाज चाहिए तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, शिप चाहिए तो पोर्ट जाना पड़ेगा। मगर भाई साहब हमारे रोडवेज क्या है, कहीं नहीं, आपको घर के बाहर आना है और आपके घर के बाहर ही बस आके आपको लेके चली जाएगी। ये क्या है, सबसे यूनिक फायदा है किसका, रोडवेज का। अब बात करें इंडिया में टाइप ऑफ रोड की, ठीक है, कई टाइप्स ऑफ रोड है, मगर 4 जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और रूरल और विलेज रोड।
अब देखिए नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि कैसे रोड्स होने वाली हैं या कैसे हाईवेज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग किस पे आते हैं, नेशनल हाईवेज। अब नाम से पता चल रहा है क्या, ये क्या है, ये नेशनल हाईवेज है। ठीक है, अब नेशनल हाईवेज क्या है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने क्या किया, डिस्कस कर रखा है। ठीक है, कहां पे, हमारे वो क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है, कि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग ने बना के दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको रिवाइज करना है। और हाँ, इसका अगर आपको चाहिए होगा क्या, कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ अभी आपको इसके कमेंट सेक्शन में क्या मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक लिंक, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आईसीएससी कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस डाउनलोड ऐप में जाओगे, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, डिट्टो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, नेशनल हाईवेज इन इंडिया आर द नेटवर्क ऑफ ट्रंक रोड्स ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि भाई नेशनल हाईवेज की बात हो रही। इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड मैनेज बाय एनएचएआई, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये तीनों लोग मिलकर क्या करते हैं, इन नेशनल हाईवेज की देखरेख करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई नेशनल हाईवेज क्या है, अभी देखोगे आप पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट है इसलिए तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के हाथ पे नहीं दे दिया गया कि भाई जाइए और जरा वो नेशनल हाईवे संभाल कर रखिए। नहीं, क्यों, हमको पता है कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट का मन नहीं हुआ करने का, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमको पैसे नहीं मिल रहे, तो भाई वो हाईवेज खराब हो जाएंगे, और उन हाईवेज को बनाना और बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्यों, क्योंकि वो एक लाइफ लाइन है। अभी देखेंगे कैसे लाइफ लाइन। चलो, दीज रोड्स आर मेंट फॉर इंटर स्टेट, आ गया ना, इंटर स्टेट एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस मूवमेंट्स that connects the state capitals, big cities, important ports and link up with the border roads। समझ रहे हो आप, कि ये वो रोड्स हैं जो क्या कर रही हैं, जो हर स्टेट की एक तो कैपिटल्स के थ्रू के आसपास कनेक्ट हो रही होंगी, नेशनल कैपिटल को जोड़ रही होंगी, सारे पोर्ट्स को जोड़ रही होंगी, पोर्ट्स को जोड़ के वो सीधे बॉर्डर्स पे जोड़ रही होंगी। मतलब अगर मान लीजिए नेशनल, अगर हम बात करें, जैसे अगर एक देख लीजिए मैं बना रहा हूं, फिर इसको मैं रब कर दूंगा, तो क्योंकि पीडीएफ में नहीं जाएगा ना वो, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए क्या है, अगर मान लीजिए आपका ये है रफ डायग्राम। ठीक है, मान लीजिए क्या है आपका, आप ये कह सकते हैं इंडिया। ठीक, ये आपको पता है क्या, कि यहाँ पे आपकी सारी बॉर्डर बॉर्डर रोड्स हैं। ठीक है, ये आपकी बॉर्डर रोड्स हैं। ठीक है, नेशनल हाईवेज क्या करते हैं, नेशनल हाईवेज पहले तो कैपिटल सिटीज को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और हर स्टेट की कैपिटल को जोड़ेंगे, जहां जहां जिसकी जिसकी कैपिटल्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी एक तरीके से इसमें। प्लस ये क्या करेंगे, जितने पोर्ट्स हैं वो सभी क्या होंगे, इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। क्यों, मान लीजिए आपको कोई चीज है जो बहुत ही भारी, मान लीजिए बहुत भारी 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 टैंक्स आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं। ठीक है, और उसको कहां लेके जाना है, हिमाचल प्रदेश लेके आना है। ठीक है, तो बहुत भारी है, तो पहले तो वो शिप से आएंगे, शिप से आएंगे तो यहाँ मुंबई में उतर जाएंगे। ठीक है, वहां पे आप पढ़ोगे अभी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, पोर्ट से क्या होगा, उसके बाद ये यहां से कनेक्टेड है वाया क्या ट्रेन, वाया रोड, ये यहां से कनेक्टेड दिल्ली होते हुए हिमाचल पहुंच जाएंगे। ठीक, उत्तराखंड सॉरी हिमाचल पहुंच जाएंगे। तो एक तरीके से क्या है, कि अगर ये नेशनल हाईवेज क्या है, एक तरीके से बॉर्डर रोड्स को भी क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड्स हैं। इसीलिए इसको कौन संभाल रहा है, इसीलिए इसको संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है। समझ गए आप लोग, देख लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लीजिए, नहीं तो फिर मैं रब कर दूं। ठीक है, चलिए चलिए, ओके ओके। ठीक है, तो दीज रोड्स आर मेंट फॉर इंटर स्टेट एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस मूवमेंट। ठीक है, एंड कनेक्ट द स्टेट कैपिटल्स, बिग सिटीज, जितने बिग सिटीज होंगे वो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, तो ये क्या है, ये है आपका नेशनल हाईवे। हिस्टोरिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ शेरशाह मार्ग। ठीक है,
इसको आप क्या बोलते हैं, शेर शाह सूरी मार्ग, जिसको जीटी रोड भी बोलते हो, ऑल्सो नोन एज नेशनल हाईवे 1। वो किसको जोड़ता है, दिल्ली को अमृतसर से, दिल्ली अमृतसर को भी जोड़ता है। ठीक है, ये कैसे में शेर शाह सूरी, इसको जीटी रोड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हिस्टोरिकल रोड है। ठीक है, नेशनल हाईवे 7 जिसको हम बोलते हैं क्या, लॉन्गेस्ट हाईवे है नेशनल हाईवे इंडिया का। देखिए दिख रहा होगा, नेशनल हाईवे क्या है, नेशनल हाईवे 7 जो है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है। नेशनल हाईवे किसको कनेक्ट कर रहा है, वाराणसी को कन्याकुमारी से। ठीक है, वाराणसी को किससे जोड़ रहा है, कन्याकुमारी से। ठीक है, ये आपका नेशनल हाईवे, ये होगा नेशनल हाईवे। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी में एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक इनिशिएटिव है किसका, गवर्नमेंट का। ये कब शुरू हुआ, 1999 में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको, आप लोग ने देखा होगा हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज में इस सारे क्वेश्चंस बनाए गए हुए। ठीक है, ये क्या है, ये जो 4 मेजर मेट्रो सिटीज हैं, जाके दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, इनको कनेक्ट कर रहा है। ये यहां हो गया आपका दिल्ली, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप बच्चों, ठीक है, ये आपका क्या है, दिल्ली है। ठीक है, ये आपका कोलकाता है, और ये आपका क्या है, मुंबई है, और ये आपका चेन्नई। ठीक है, ये 4 मेजर सिटीज हैं जिनको ये कनेक्ट कर रहा है। मगर आप देखिए कि भाई ये खाली 4 मेजर सिटीज को नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बीच में ये सारे सिटीज जो हैं वो भी कनेक्टेड हैं। तो एक तरीके से खाली ये 4 सिटीज एक दूसरे के पास नहीं आ गई हैं, ये 4 सिटीज के साथ साथ बीच के जो एरियाज हैं वो भी साथ में आ गए हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि एक तरीके से आप चेन्नई में अगर हो तो आप इस वाया यहां से आप दिल्ली भी आ सकते हो। आप अगर आप बीच में भी कहीं पे हो, यहाँ पे कोई स्टेट प्लेस है, मैसूर है, मैसूर से भी अगर आपको मुंबई आना है तो आप इसी रास्ते से क्या कर सकते हो, आ सकते हो। तो एक तरीके से क्या है, ये वो कॉरिडोर है जो कि 4 मेजर सिटीज को जोड़ रहा है। कौन कौन से, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। ठीक है, इसी को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, समझ गए। चलिए अब स्टेट हाईवेज की बात करते हैं। These are constructed and maintained by state governments and join the state capitals with the district headquarters and other important towns। ये क्या करता है, स्टेट के अंदर स्टेट की कैपिटल को बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उनसे कनेक्ट करता है या जोड़ता है। ठीक है, ताकि अगर स्टेट में कभी भी ट्रेवल करना हो तो आपको क्या हो, ये ना हो कि रोड भाई खराब है तो आप स्टेट की कैपिटल आने में आपको ज्यादा समय ना लगे। एक तरीके से क्या है, ये स्टेट हाईवेज होते हैं। These roads constitute 3.5% of total roads of India। ठीक है, although construction maintenance state highways is the responsibility of the state government। ठीक है, महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा लेंथ है क्या स्टेट हाईवेज की उसके पास। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेट हाईवेज कहाँ है, महाराष्ट्र में है। समझ गए आप लोग, तो ये हो गया आपका स्टेट हाईवेज। चलिए अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड। देखिए नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट रोड्स मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, विलेज रोड जो गांव में होंगे। बस वही मैं कह रहा था ना, कल आपको एक उसी लेक्चर में आपको बताया था कि भाई नाम से ज्योग्राफी और इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो नाम होगा उसकी क्वालिटी या सॉरी उसकी डेफिनेशन एकदम वैसी ही होगी। ठीक है, चलिए डिस्ट्रिक्ट रोड्स, दीज रोड जॉइन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, जैसे आप बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में हो तो उस बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में सारी रोड क्या होंगी, उनको डिस्ट्रिक्ट रोड बोलेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को, जहां पे उसका हेड ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट का, उससे उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की हर जगह को जोड़ती। समझ गए, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इनको कौन मेंटेन करता है, ये जिला परिषद मेंटेन करता है। और महाराष्ट्र इसमें भी टॉप पे। ठीक है, महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा क्या है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रोड, जिसको सब लोग क्या सोचते हैं, बहुत ही हल्की रोड है, इसका कोई मतलब नहीं, मगर वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोड है, और वो है आपकी विलेज रोड। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि भाई मैं बोल रहा हूं क्योंकि भाई इसके बारे में कोई बोलता नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, ये एकदम बेस है। आप कहीं पे भी जाओगे, विलेजेस से ही तो पूरा कंट्री चल रहा है। कंट्री अगर एग्रेरियन मतलब कि अगर बोलते हैं इंडिया आज वीट बहुत प्रोड्यूस कर रहा है, तो भाई प्रोड्यूस कहां से कर रहा है, विलेजेस से ही तो कर रहा है। अगर विलेज में सही से प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन हो गया और सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो इंडिया प्रोडक्शन में पीछे हो जाएगा, है कि नहीं, पहुंच ही नहीं पाया वो वहां गोडाउन तक, बिका ही नहीं और खराब हो गया वहां पे।
है ना। इसलिए विलेज रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रोज के रोज सब्जियां खाते हो भाई, अगर गांव से सब्जी आपकी मंडी पे नहीं आएगी तो आप सब्जियां कैसे खाओगे, है ना। आप फल खा रहे हो, हर दूसरे तीसरे दिन फल क्या होता है विलेजेस से कट के आते हैं मार्केट में, तब आपके पास आते हैं। तो अगर ये सब नहीं होगा, अगर विलेज रोड नहीं होगी तो ये आएंगे कैसे आपके पास। इसलिए इंडिया की सबसे बेसिक है विलेज रोड, ठीक है। देखिए, दीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलेज पंचायत। आप लोग ने पढ़ा होगा थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है आप लोग ने, ठीक है, पॉलिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर एंड कनेक्ट द विलेजेस विद द नेबरिंग टाउन्स एंड सिटीज। ये विलेज रोड क्या करती हैं, विलेजेस को आसपास के टाउन्स और सिटीज से जोड़ती हैं। दीज आर जनरली डस्टी ट्रैक्स एंड बिकम्स, अब देखिए एक ये जो सिंबल है डस्टी ट्रैक्स, इसी को तो बदलना है कि भाई जब बोलते हैं गांव की रोड पे जा रहे हैं तो वहां पे आपको धूल मिट्टी मिलेगी, बस इसी को बदलना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई ये डस्टी ट्रैक की जगह जब ऑल वेदर रोड होगी तो अपना गांव और आगे तेज बढ़ेगा, ठीक है। देखिए, डस्टी ट्रैक्स एंड बिकम मडी एंड अनसर्विसेबल ड्यूरिंग रेनी सीजन। बस इस पॉइंट को आपको यह समझना है कि आपको आगे बढ़ के यही बदलना है, ठीक है। कैसे आप ये डस्टी रोड्स जो कि बारिश होते ही मड्डी हो जाती है, एकदम बारिश आई और लेके चली गई पूरी रोड को ही, या पूरी रोड में कीचड़ बन गया, दलदल बन गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे खाली गांव नहीं रुकता है, इससे और क्या रुकता है, गांव से आने वाला सामान आपके शहरों में, गांव से आने वाले लोग जो आपके शहरों में, ठीक है। तो गांव से अब मिल्क है, अमूल कैसे काम करता है, अमूल ऐसे ही तो काम करता है। अमूल गांव गांव से, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पढ़ाएंगे क्या है, तो एग्रीकल्चर में। तो कोऑपरेटिव क्या है, कोऑपरेटिव यही तो है कि सब लोग मिलके अपना गाय वाला दूध देंगे, गाय भैंस का दूध देते हैं, फिर अमूल क्या करती है उसको अपने प्लांट में लेके आके उसको बेचती है, उसको वो जो भी उसको करती है वो, ठीक है, बाकी फर्दर प्रोसेस। बट क्या है, वो कहीं ना कहीं गांव से कनेक्टेड है, उसी तरीके से सब कोई गांव से कनेक्टेड है। और अगर ये रोड्स अच्छी नहीं होंगी तो वो कनेक्शन टूट जाएगा, समझ गए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको बदलने के लिए एक नई योजना आई थी जिसको गवर्नमेंट ने शुरू की थी, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। याद रखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कब आया, 1999। उसी के बाद उनको समझ में आ गया कि भाई ग्राम सड़क योजना, गांव की योजना जो है, गांव में सड़क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साल बाद नई योजना आ गई, ये 2000, अरे यार ये गलत लिखा, 2002 में, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च हुई थी। ग्राम सड़क योजना ने क्या किया था, इसका मतलब सिंपल, इस योजना का यह मतलब है कि कैसे गांव को ऑल वेदर रोड से कनेक्ट किया जा सके, ठीक है, गांव को क्या किया जा सके, ऑल वेदर रोड से, ताकि गांव में भी हर टाइम रोड आपको पक्की सड़क मिल सके। ये क्या है, ग्राम सड़क योजना। चलिए अब आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। देखिए हम लोगों ने इसलिए ऐसा बनाया है कि आप देखिए जैसे क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड्स में, आपको वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे प्रिपेयर करवा दे रहे हैं। तो मतलब आपको बुक्स में जाके आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, इन्हीं 4 पॉइंट्स को याद कर लेना। एग्जाम में एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर दोनों का डिफरेंस आता है तो लिख दो एडवांटेज डिसएडवांटेज दो, या खाली एडवांटेज आएगा तो ये 4 पॉइंट लिख दो, खाली डिसएडवांटेज आता है तो ये 4 पॉइंट लिख दो, बात खत्म, है ना। इसीलिए आपको ये करवाया जा रहा है। चलिए अब आता है एडवांटेजेस। एडवांटेज जो सबसे बढ़िया क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन रूट्स। आपको जहां जाना है आप क्या कर सकते हो, वहां जा सकते हो, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी इन रूट्स। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूल, आपका मन नहीं है जाने का मत जाओ, आपका मन ठीक है आप कल चले जाना, आपका मन नहीं है अभी जाने का 1 घंटे बाद चले जाना। बट रेलवेज में क्या, आपका मन नहीं जाने का, भैया रेल थोड़ी ना रुकेगी, ट्रेन आपके लिए नहीं रुकेगी, आप रेलवे मिनिस्टर होते तब भी नहीं रुकती आपके लिए। तो वही चीज है, ये क्या मतलब है कि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है शेड्यूल का। फिर क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट फास्ट है, आप जल्दी पहुंच सकते हो। ट्रेन वे रेलवेज क्या करेंगे, बीच बीच में रुकेंगी, स्टेशन से रुकेंगी, फिर स्लो भी होती हैं, फास्ट चलती, जो भी है, ठीक है। फिर प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, कि डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। फिर क्या है, दीज कैरेज कैन बी यूज फॉर एडवर्टाइजिंग, द कैरेज कैन बी यूज फॉर एडवर्टाइजिंग। अब देखिए आप इसमें एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो, अरे रोड में तो आप सब कुछ देख रहे हो ना, रोड के किनारे आपको देखते हो क्या होता है, होर्डिंग्स लगे होते हैं कि नहीं, तो आपका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है। तो एक ये भी एडवांटेज है एक तरीके से, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रोडवेज का और यूज कर रहे हैं। अभी देखोगे रोड के किनारे आपको पहले दुकानें दिखती थी, फिर बहुत बड़े 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 मॉल्स दिखने लगे, अब देखेंगे रोड के किनारे एडवर्टाइजमेंट भी होने लगा, है ना। तो ये क्या है, ये रोड का यूज हो रहा है, और रोड जहां जाएगी भाई लोग जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट भी होगा।
ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात करें, सब्जेक्ट टू डिले, ठीक है, डिलेज भी होते हैं। आप हो सकता है रोड खराब हो तो आप सही समय पे पहुंच ही ना पाओ, ठीक है, रोड के साथ ये भी प्रॉब्लम है, रोड कहीं कहीं खराब होती, ठीक है, बारिश हो गई, ठीक है, लिमिटेड कैपेसिटी, आप एक साथ बहुत ज्यादा लोग रोड पे नहीं जा सकते हो, है ना, और अगर आप रोड से जा रहे हो तो आप कितना लेके जाओगे, बस एक बस में कितने 50 लोग लेके जा सकते हो, इससे ज्यादा थोड़ी ना लेके चले जाओगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हवाई जहाज ट्रेन को रोड पे चलाने लगे कह दो 2000 लोग लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। आपको फिर लिमिटेड कैपेसिटी है, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। भाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कितना कर लोगे, 2000 किलोमीटर, उससे ज्यादा थोड़ी ना कर पाओगे, ठीक है, तो वो दिक्कत है। फिर क्या है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, एक और चीज है वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। आपको ही पता है कि जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है किससे चल रहा है, फॉसिल फ्यूल से चल रहा है, तो आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, ठीक है। फिर क्या है, हायर एक्सीडेंट, आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा मौतें किससे होती हैं, रोड एक्सीडेंट से होती हैं। क्यों, आपको ही पता है क्या प्रॉब्लम है, भैया पी के चलाएंगे, ठीक है, भैया सही से नहीं चलाएंगे, भैया ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, तो जब ऐसा करोगे तो आपके रोड एक्सीडेंट्स तो होने ही होने, ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, अगर आपको कहीं पे भी हाईवेज बनाने हैं तो आपको वहां की पहली बात तो आपको जंगल काटने पड़ेंगे, अगर जंगल नहीं है तो आपकी वहां की किसी ना किसी फील्ड को तोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर फील्ड थी और इसके ऊपर से अब क्या कह रहे हैं, अब हाईवे जाएगा, तो वो क्या होगा, पूरी एग्रीकल्चर जो अच्छी फील्ड थी जहां पे अच्छा उपज होता था, गेहूं होता था, सरसों होता था, शुगर केन होता था, अब वहां पे क्या हो गई, रोड बन गई, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज, समझ गए आप लोग। तो ये आपका रोड ट्रांसपोर्ट एक तरीके से खत्म हो गया। एक और रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉरिडोर मतलब एक तरीके से रास्ता या गलियारा, ये क्या कर रहा है, इंडिया के नॉर्थ को, श्रीनगर को किससे जोड़ रहा है, कन्याकुमारी से। यहाँ क्या है, श्रीनगर, देखिए क्या है, अगर बात करें नॉर्थ कौन है, श्रीनगर, श्रीनगर को किससे जोड़ रहा है, कन्याकुमारी से। और वेस्ट को किससे जोड़ रहा है, ईस्ट से। वेस्ट में कहा, पोरबंदर, पोरबंदर कहां है, गुजरात में, ठीक है, वो किससे जोड़ रहा है, सिलचर, सिलचर कहां है, असम में, ठीक है, और पोरबंदर कहां है, गुजरात में, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, एक तरीके से क्या है, ये आपके नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है, तो रास्ते में जितने भी जगह होंगे वहां क्या होगा, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और याद रखिएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के ऊपर हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, इन डेप्थ वाले बनाए हैं, मतलब कि उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है आईसीएससी बोर्ड, तो वैसे बनाए कि कहां कहां पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, कहां कहां पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, किस प्लेस पे ऐसा है, ये कौन सी जगह है जहां पे ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, कौन सी जगह पे है जहां पे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, या फिर ये बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ये आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपस में मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको उस क्वेश्चन सीरीज में मिलेगा, मैं तो भी बता दूं बट मैं नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि आप उसको देखिए जाके, आप और भी क्वेश्चंस देखिए, आपको समझ में आएगा कि कहां कहां पे क्या क्या आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एक्सप्रेसवेज, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, जहां देखिए आप एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि भाई यूपी में भी कई सारे क्या है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं कि नहीं, तो एक्सप्रेसवेज बनने का क्या मतलब है, ये क्यों बनाए जा रहे हैं, देखिए एक्सप्रेसवेज द हाईएस्ट क्लास रोड इन इंडिया, ठीक है, सबसे हाईएस्ट क्लास रोड है, दीज आर द हाईवेज विद 6 to 8 लेन्स, इतने बड़े बड़े कि 6 से 8 लेन्स हैं एक साथ, ठीक है, और एक ऐसा कंट्रोल्ड एक्सेस रोड है, मतलब क्या है, आप देख रहे हो कि हर कोई आपको एक्सप्रेसवे पे नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे आप रोड्स पे देखते हो आम नागरिक भी चलता है, बट एक्सप्रेसवे में आम नागरिक नहीं चलेगा, मतलब कि वो लोग चलेंगे जिसको एक स्पेशल काम होगा, वही लोग एक्सप्रेसवे से चल रहे होंगे। जैसे आपको एक एक्सप्रेसवे है लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेसवे, ठीक है, तो अब जैसे जैसे अगर इस रोड से जाते हैं हम लोग, एक दूसरे से रास्ता है वो कानपुर होते हुए जाता है, तो आप देखोगे कि भाई उससे वो लोग भी बीच में जुड़ जाएंगे जो आसपास के गांव वाले होंगे, ठीक है, वो कनेक्ट हो जाएंगे, या कुछ लोग जो वहां के रह रहे होंगे वो रोड पे होंगे, बट एक्सप्रेस में क्या होगा, स्पेशली जिसको वहां तक जाना है वही उस पर रहेगा, बाकी कोई इस पे बेवजह नहीं रहता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड एक्सेस रहेगा वो, ठीक है। Basically, expressways are a high quality consisting of modern features like ramps, grade separations, lane dividers, elevated section, मतलब इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। ये सब क्या रैम्प वैम्प जो होती है ना, जो रोड से बनी होती है, ग्रेड सेपरेशन होता है कि आपको इसी
लेन पे चल रहे हैं, उस लेन पे नहीं चलना है, ठीक है, या आपकी ओवरटेकिंग लेन कहाँ पे है, आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ये सब है। मतलब ये हाईटेक हाईवेज होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज के नाम सुने तो जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, ठीक है, जिसको वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया, जिसमें 14 लेन्स है, ठीक है। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि थर्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया का। दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे जिसको डीएनडी बोलते हैं। फिर इंडिया फर्स्ट 8 लेन एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं, ठीक है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। इसी तरह आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो कई सारे एक्सप्रेसवेज हैं जो कि इस समय इंडिया में वर्क कर रहे हैं। अब आता है हम लोग का रेलवेज का, ठीक है। आपको पता है हम लोग ने रेलवेज के क्वेश्चंस जब किए थे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे क्या, कि रेलवेज क्यों इंपॉर्टेंट है ना। रेलवेज क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि भाई बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं, है ना, इंडिया में। और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन को क्या करवाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। बट याद रखिएगा रेलवेज का पैसा पॉपुलेशन को ट्रांसफर करने से, मतलब कि हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ले जाने से ज्यादा पैसा कहां से आता है, सामान को एक जगह से दूसरे ले जाने, मतलब मालगाड़ी ज्यादा पैसा कमाती है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, इंडियन रेलवे सिस्टम इज द मेन आर्टरी ऑफ द कंट्रीज इनलैंड ट्रांसपोर्ट। देखिए फिर आर्टरी का नाम आ गया। इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे आर्टरी है किसके लिए, इनलैंड, देश के अंदर किसी चीज को, किसी लोगों को ट्रांसफर करना है, ट्रैवल करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्या है, इंडियन रेलवे सबसे बेस्ट। रेलवेज वर्चुअली फॉर्म द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री केटरिंग इट्स नीड्स फॉर अ लार्ज स्केल मूवमेंट। क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या है, लार्ज स्केल मूवमेंट। आप एक ट्रेन में हजारों लोगों को एक साथ लेके जा सकते हो, है ना। ये क्या है, लार्ज स्केल मूवमेंट। आप यहीं पे आपकी रोड ट्रांसपोर्ट क्या करती है, पीछे हो जाती है। क्यों, रोड ट्रांसपोर्ट आप बहुत ज्यादा 100 लोगों को एक साथ लेके जा सकते हो। ट्रक में कितना भरोगे, बस में कितना भरोगे, एक बस को डबल टेकर ट्रिपल टेकर कर दोगे क्या, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वही चीज है, बोथ फ्राइट्स एंड पैसेंजर्स, वही मालगाड़ी और पैसेंजर सबको, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आल्सो प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब समझ रहे हो, ये एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड कर रही है और प्लस प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। अब आप अगर यूपी में किसी स्टेट पे बैठे हो, किसी सिटी में बैठे हो और आपको उड़ीसा के किसी पर्टिकुलर सिटी में जाना है, तो आप रेलवे से कनेक्ट हो गए। रेलवे, क्योंकि आपको पता है वहां रेलवे जाती हैं, तो उससे क्या हो गया, आप कनेक्ट हो गए। तो नेशनल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हो रहा है, पूरा देश एक हो रहा होता है। आप देखते हो कि साउथ से कोई ट्रेन चल के आती है और वो जम्मू जाती है, समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या हो रहा है, देश को जोड़ रहे हो कि नहीं एक तरीके से। आप साउथ को नॉर्थ से जोड़ रहे हो, फिर आप पोरबंदर से आप असम को जोड़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ईस्ट वेस्ट जोड़ रहे हो, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी आती है कि हम सब एक हैं भाई, हम सबकी ट्रेनें एक हैं, हम सब एक हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप नॉर्थ इंडिया के हो तो आपके लिए अलग ट्रेन होगी, साउथ इंडिया के लिए आपके लिए अलग ट्रेन होगी। हम सबके लिए एक ही ट्रेन है और हम सबको एक ही ट्रेन लेके जाके छोड़ के आएगी, समझ रहे हो। ये क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन। इंडियन द फर्स्ट रेलवे ओपन, आपको पता है कि पब्लिक ट्रैफिक 1853 में, कब, मुंबई थाने, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, पढ़ा होगा आप लोगों ने हिस्ट्री में, लॉर्ड डलहौजी की वजह से हुआ था। एट प्रेजेंट इंडिया है द सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना, ठीक है। अब देखोगे एशिया में क्या है, एशिया में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। चल, बट इंडिया टॉप्स द वर्ल्ड्स लीडिंग कंट्रीज विद रिगार्ड्स पैसेंजर्स पर किलोमीटर कैरीड। अब कॉमन सेंस है भाई, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है कि 1 किलोमीटर क्या है, इंडिया लीड करता है किसमें, पैसेंजर्स पर किलोमीटर कैरीड। 1 किलोमीटर में कितने पैसेंजर लेके जा रहे हो भैया, इतनी पॉपुलेशन है। जितनी पॉपुलेशन अकेले यूपी की है उतनी पॉपुलेशन टॉप के 5-6 देशों की नहीं, ठीक है। मतलब कि अगर आप यूपी के पॉपुलेशन को एक अलग देश की तरह देखा जाए तो इंडिया, यूपी 6th लार्जेस्ट स्टेट कंट्री इन द वर्ल्ड बन सकता है, ठीक है। तो अब इतनी पॉपुलेशन है तो कॉमन सेंस है कि आप देखोगे कि पैसेंजर पर किलोमीटर हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है। चलिए अगला, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन रेलवे। सिग्निफिकेंस क्या, क्या फायदा है, रेलवे प्रोवाइड्स द चीपेस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंस मोड ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बोथ फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एंड सब अर्बन ट्रैफिक, ठीक है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी अगर आपको जाना है, अगर आपको मुंबई टू दिल्ली जाना है और आप बाय ट्रेन जा रहे हो तो 1000 रुपीज के अंदर पहुंच सकते हो। बट अगर आप मुंबई टू दिल्ली जा रहे हो वाया फ्लाइट तो आपको बहुत पैसा लगेगा टिकट का। अगर मुंबई टू दिल्ली वाया रोड जा रहे हो तब रोड पे तो और पैसा लगेगा, क्योंकि आपको टोल भी देना है, आपको रोड के पेट्रोल डीजल सब देना है, ठीक है। खाना पीना भी करना है तो आपको टाइम भी लगेगा। तो एक तरीके से क्या होगा, इंडियन रेलवे आपको क्या कर रही है, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। फिर क्या, रेलवे हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज। भाई आप घर के बाहर कभी मालगाड़ी, आपने कभी मालगाड़ी देखी होगी, तो मालगाड़ी पे आप देखोगे कोयला जा रहा है, अब मालगाड़ी पे देखोगे कि स्टील जा रहा है, आयरन जा रहा है। तो क्या कर रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में लिए बहुत इंपॉर्टेंट किसका काम है, रेलवेज का।
रेलवे क्या करती है, एक कोने से दूसरे कोने पे जो इंपॉर्टेंट मशीन्स को चाहिए होगा वो पहुंचा देगी। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक। अब इनफैक्ट आप लोग ने कभी कभी देखा होगा कि भाई ट्रेन से, मालगाड़ी से आप देखोगे कि हमारे टैंक्स भी जा रहे हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट्स भी उसी से जा रहे होते हैं। अगर मान लो जैसे ये है आपका साउथ इंडिया और यहाँ पे दिल्ली है, अब दिल्ली से आपको पहुंचाना है कर्नाटका में क्या, टैंक्स पहुंचाने एज अ डिफेंस वाले, तो अब क्या होगा, ट्रेन के थ्रू आप पहुंचा दोगे आराम से। आप रोड रोड से टैंक तो लेके आओगे नहीं, क्यों? क्योंकि रोड भाई सेफ्टी की बात हो गई, फिर बहुत तेल चला जाएगा, बहुत पैसा, बहुत टाइम चला जाएगा। आपको जल्दी भी पहुंचना है और सस्ते में पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेलवे का मदद लेना पड़ेगा। ठीक है। एग्रीकल्चर ऑल्सो ओज इट्स ग्रोथ टू रेलवेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नाउ फार्मर्स कैन सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू डिस्टेंट प्लेसेस। अब क्या हो गया, आप अब नया सिस्टम आ गया, एक नया सिस्टम आता है ई नाम। ठीक है, ई नाम, नाम से पता चला इनाम, बट वो ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल कुछ मीडियम है। इसमें क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो कि आप ऑनलाइन अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। जैसे आप अगर किसान के हो, आप किसान हो और आप यूपी के किसी गांव में हो, आपने देखा कि आपके गांव में क्या हो रहा है कि आपकी खेत में खूब सारा गेहूं हो गया, आपको बेचना है। आप क्या करो, आप मंडी ना ले जाके आप क्या कर सकते हो, आप इस ऐप के थ्रू ऑनलाइन भेज सकते हो। और वो ऑनलाइन आपको जाना भी नहीं, आप क्या करोगे, उसको वाया ट्रेन भेज दो, ट्रेन के थ्रू आप भेज दोगे जहां चाहना होगा। तो एक तरीके से क्या किया इसने भी, एग्रीकल्चर को एक तरीके से क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग किया है। तो एक तरीके से रेलवे क्या कर रही है, एग्रीकल्चर को भी एक पुश दे रही है, चलो भाई उठो, आपको भी उठना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर क्या, रेलवेज हैव बीन हेल्पफुल इन रिमूविंग द आइसोलेशन बिटवीन द सिटीज एंड द कंट्री साइड। मतलब अगर शहर और ऐसे एरिया जो बहुत दूर है शहरों से, उनको भी कौन जोड़ रहा है, रेलवेज जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि रेलवेज क्या कर रहे हैं, रेलवेज इन आइसोलेशन को भी खत्म कर रहे हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या है, कोई ऐसा सिटी, ऐसा प्लेस जो शहर से बहुत दूर है, वहां पे ना ज्यादा डेवलपमेंट हो रखा है, ना ज्यादा वहां पे क्या है चीजें हैं जो रोजमर्रा की आप जैसे रोज खा रहे हो, या रोज आप खा पी रहे हो या जो पहन रहे हो सकता है वहां पे ना पहुंच रहा हो। वहां पे आप किसी के थ्रू पहुंच रहे हैं, ट्रेन की वजह से, क्यों, लोग आ रहे हैं वहां से यहाँ पे, अब उसका आइसोलेशन खत्म हो गया। ठीक है, अब वो वहां के लोग भी आ सकते हैं आपके पास। अब इसी का मदद कौन लेता है, एक और इसका एग्जांपल क्या लोगे, आप देखोगे कि गांव के लोग क्या करते हैं, जो बहुत दूर दराज के गांव के लोग होते हैं, वो अपने हैंडीक्राफ्ट जो हाथों से सामान बनाते हैं, कुछ बुन रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो भी ट्रैवल करके आते हैं और शहरों में बेच के जाते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये उनके लिए भी अच्छा हो गया ना, कि उनको भी काम मिल गया, और आपके लिए भी अच्छा हो गया क्या, कि आपको गांव का कोई सामान मिल गया। समझ रहे हो कि नहीं? अब आजकल आप लोग देखते हो कि कई लोग ट्राइबल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट्स जो ट्राइब्स, जो शेड्यूल ट्राइब्स या ट्राइबल्स जो पीपल जो होते हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, नेचुरल हनी मान लीजिए बनाया, तो भाई वो ट्राइब्स झारखंड के किसी गांव के जंगल में रह रहे होंगे। ठीक है, बट उन्होंने वहां पे बना के आपको यूपी के किसी शहर नोएडा में भिजवा दिया। क्यों भिजवा दिया, क्यों, आपको पता है कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है जो वहां से ले जाके वहां पहुंचा देगा। समझ रहे हो ना, ये है इसका फायदा। समझ गए? रेलवे ऑल्सो कैरी रिलीफ एंड रेस्क्यू टीम्स। अब मान लीजिए कहीं पे क्या हो गया, बाढ़ आ गई, मान लीजिए कहीं पे क्या हो गया, फ्लड आ गया, या फिर सुनामी आ गई, या फिर आप देखोगे साइक्लोन आ गया, तो वहां पे क्या करें, ट्रेन जाएंगी और वहां से रिलीफ, पहले सामान भी एक साथ बहुत देखिए, मान लीजिए किसी गांव में बाढ़ आ गई, अब आप उसको रोड के थ्रू अगर सामान लेके आओगे तो कितना सामान लेके आओगे, 4 ट्रक 5 ट्रक, वो पहुंचने में समय लगेगा, बाढ़ आ गई भाई, गाड़ियां चल ही नहीं पाएंगी। बट ट्रेन क्या है, रेलवे के थ्रू आप क्या करोगे, थाउजेंड्स ऑफ केजीज ऑफ सामान लेके आ सकते हो और रिलीफ में अपना काम करवा सकते हो। ठीक है, रिलीफ में मदद कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रेलवेज का सिग्निफिकेंस। इसमें 4-5 पॉइंट्स आएंगे कि मतलब कि कैसे आप रेलवेज के एडवांटेज लिख सकते हो, तो आप उसमें 4-5 पॉइंट लिख दोगे, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हो? बस आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। चलिए, अब आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई इंडिया में ट्रैक्स वाला सिस्टम क्या है। भाई कुछ नहीं है, बस क्या है, 2 पटरियों के बीच में कितना जगह रहेगा, स्पेस रहेगा, बस ये है मतलब। 3 टाइप के होते हैं, एक होता ब्रॉड, ब्रॉड से पता चल रहा है जो ब्रॉड होगा ज्यादा टाइम स्पेस होगा। फिर होता मीटर, नाम से चल रहा है जिसमें 1 मीटर का होगा। नैरो मतलब जिसमें 1 मीटर से कम का गैप होगा। बस ये 2 रेल्स हैं। ठीक है, 2 रेल के बीच में अगर 1.67 मतलब 1.676
मीटर दूरी हुई तो उसको ब्रॉड गॉज बोलेंगे, और ये ज्यादातर इंडिया में ब्रॉड गॉज ही है। ठीक है, इट कनेक्ट्स मेजर पोर्ट विद द इंटीरियर एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिया गॉज। क्यों? क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा यही चल रहा है इस समय। ठीक है, फिर मीटर गॉज क्या होता है? इनका डिस्टेंस 1 मीटर होता है। नैरो गॉज क्या होता है? इनका डिस्टेंस 1 मीटर से कम होता है। इसमें क्या होता है, सिंपल ये पूछ लेंगे कि 3 गॉजेस कौन से होते हैं या 3 टाइप के ट्रैक्स कौन से हैं इंडिया में, आपको उनकी बस क्या बताना है कि कितनी कितनी डिफरेंसेस क्या है तीनों के डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए अब अगला, अब आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करें। एडवांटेज में सुटेबल फॉर हैवी गुड्स, हैवी गुड्स एक साथ जा सकते हैं। ठीक है, सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस भी जा सकते हो आप, जम्मू से कन्याकुमारी पहुंच सकते हो आराम से, बढ़िया है ना, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाओ। फिर चीप एंड रेगुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सस्ता है, रिलायबल एंड सेफ, आप भरोसा कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। ऐसा थोड़ी ना 100-200 रुपए में आप जाके ट्रेन ले आओगे, 1-2 करोड़ में ले आओगे, नहीं मिलेगी। ठीक है, ज्यादा पैसा चाहिए। लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको ही पता है कि भाई ट्रेन रेलवेज इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, आपके हिसाब से काम नहीं करेंगी, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, राइट। फिर क्या है? एक्सपेंसिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस, भाई उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा लगेगा। अनसुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अब आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे बैठे हो, आपको अपने नानी का घर जाना जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो आप रेलवे का मतलब लोग अगर रोड से जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या शॉर्ट डिस्टेंस हो, तो उसमें भी आपका कोई काम नहीं आएगा रेलवे का। चलिए अब एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। देखिए अब याद रखिएगा एग्जाम में क्या होगा, किसी ना किसी एक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बनेगा कि मान एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, एडवांटेज एडवांटेज का एक अलग से सेक्शन ही बना दिया इसी में, जैसे इसका बनाया वैसे आगे भी है, और रोडवेज का बनाया था, रेलवेज का भी, एयरपोर्ट का भी आएगा और वाटरवेज का भी आएगा, राइट। चलिए, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच हैज रिड्यूस्ड द डिस्टेंस एंड हैज लेड टू द ड्रास्टिक श्रिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि इसने क्या किया, डिस्टेंस को एकदम कम कर दिया है। आपको कहीं पे भी पहुंचना है, आप क्या कर सकते हो, शिप से जाते थे भैया 2-3 महीने लग जाते, बट अब क्या कर रहे हो, 1 दिन के अंदर आप पहुंच रहे हो कहीं पे भी। तो ये क्या कर रहा है, इसने पूरा पूरा डिस्टेंस को एकदम कम कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया क्या हो गई, सिकुड़ गई। पहले दुनिया बहुत बड़ी लगती थी, मगर जब से एयर ट्रांसपोर्ट आया है तब से क्या हो गया, ऐसा लगता है पास में तो है, एक ही दिन का तो काम है, पहुंच जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये है काम। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इंडिस्पेंसिबल व्हेन स्पीड एंड टाइम्स आर द मेन कॉन्स्ट्रेंट। मतलब अगर आपको कहीं पे पहुंचना है और आपको टाइम कोई प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे आपको कहीं पहुंचना जल्दी, तो आपको सबसे आंख बंद करके कहां भरोसा करना चाहिए, एयर ट्रांसपोर्ट पे। जैसे मान लो आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचना है जल्दी, आज शाम से पहले, ठीक है, आज शाम से पहले, तो आप क्या करोगे भाई, पकड़ोगे आप फ्लाइट दिल्ली से और 45 1 घंटा 1.5 घंटे में आप क्या करोगे, मुंबई लैंड कर जाओगे। वहीं आप ट्रेन लेके बैठोगे तो पहले आपको बुक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, फिर ट्रेन क्या करेगी, स्पीड पता नहीं, स्पीड चले ना चले, स्लो चले, तो वहां पे क्या करेगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट अगर आपको स्पीड और टाइम बचाना है, ठीक है, या स्पीड और टाइम ही आपका एक इशू है, तो आप एरोप्लेन पे जाएंगे। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर वास्ट कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कई जगहों पे क्या होता है, आप आपका टेरेन बहुत ही मुश्किल है। टेरेन क्या, क्लाइमेट, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है और यहाँ पे कोई वैली है जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है, वैली थोड़ी चौड़ी है, अब ये बोल सकते हैं वैली है जहां पे लोग रहते हैं। अब क्या करोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे यहाँ से आपको ये 3 सब क्रॉस करना पड़ेगा पहाड़, तब जाके आप टनल बनाओगे रोड के ट्रेन के लिए। बट आप देखोगे जो फ्लाइट्स होंगी, वो फ्लाइट्स क्या होंगी, यहाँ किसी ना किसी मोड के थ्रू आके यहाँ पे लैंड करी जा सकती है। तो एक तरीके से क्या है, जहां जहां पे आपका मान लीजिए, अरे ठीक है, एरोप्लेन नहीं उतर रहा है, हेलीकॉप्टर तो उतर सकता है ना, वर्टिकली, तो आप ये कर सकते हो। तो एक तरीके से ये एयर ट्रांसपोर्ट कहां पहुंच सकता है, जहां पे आपका टेरेन बहुत मुश्किल हो, जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, वहां पे पहुंच जाएगा। एयर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया मेड अ हम्बल बिगिनिंग इन 1911 when the mail operation commenced or a very short distance of 10 kilometers from Allahabad and Naini। मतलब पहली बार कब हुआ, 1911 में पहली बार फ्लाइट पकड़ी, जो कि सिर्फ 10 किलोमीटर की थी, ठीक है, इलाहाबाद से नैनी के बीच। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुरुआत की थी। चलिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करें। एडवांटेज क्या है, बेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरी, ऑफर्स हाई लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, कैन बी यूज फॉर द रेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। फॉर रेंज ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि भाई आप देखिए, जैसे आपकी ट्रेन के थ्रू आप क्या करते हो, माल पहुंचाते हो ना, मालगाड़ी जिनको बोलते हो, उसी तरीके से
एरोप्लेन से भी बहुत सारा सामान आता है। फेडेक्स, फेडेक्स आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ऐड देखा होगा, ठीक है। टेडेक्स नहीं, फेडेक्स, ये क्या करता है, ये सामान इधर से उधर लेके जाता है। तो आप ये देखो कि क्या कर रहा है, ये कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ गुड्स हैं उनको भी पहुंचा सकता है। बिल ऑफ लैंडिंग, ठीक है, आर बोथ रिसिप्ट्स ऑफ द मर्चेंडाइज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू डिलीवर, मतलब क्या है कि आप ये कर सकते हो कि पॉइंट को मत ही याद करो, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो आप ये समझो कि एडवांटेज ये है कि भाई आप कोई भी गुड्स क्या कर सकते हो, आप लेके जा सकते हो, ठीक है। फिर हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, प्लस आपको डिस्टेंस डिलीवरी, प्लस आप देखोगे एडवांटेज एक और है, टाइम सेविंग, ठीक है। एक और एडवांटेज क्या है, टाइम सेविंग, ठीक है। एक और एडवांटेज क्या है, टाइम सेविंग। तो 4 एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज बोलो, लाइकली हायर कॉस्ट देन अदर ऑप्शन, आपको भी पता महंगा पड़ता है। फिर क्या है, फ्लाइट्स कैन बी सब्जेक्ट टू डिलेज और कैंसिलेशन, कभी कभी क्या होता है सब्जेक्ट डिले हो जाता है एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है। फिर क्या है, फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट में भी इंक्लूड फ्यूल एंड करेंसी, अगर आप क्या करते हो, आप एडिशनल ट्रांसपोर्ट ओवर लैंड विल बी लाइक। अब देखिए एक चीज सिंपल है, अगर आप अपना कोई भी लगेज एक्स्ट्रा लेके जाते हो तो क्या होता है, आप यहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपको एक्स्ट्रा सामान लेके जाना तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट वहीं रेलवेज रोडवेज में क्या आप अरे जितना भर के लेके चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होता है, ये डिसएडवांटेज हो जाता है, समझ गए। चलिए, अब वाटर ट्रांसपोर्ट, बिफोर द एडवेंट ऑफ रेलवेज, आपको पता रेलवे से पहले सिर्फ एक ही आदमी का राज था, किसका, पानी का, भाई इनलैंड वाटरवेज वर द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे से पहले ये पानी ही सब कुछ कंट्रोल करता था, जिसका पानी पे राज उसका दुनिया पे राज। और पानी पे राज किसका था, ब्रिटिशर्स का, उसका इसलिए उसका दुनिया पे राज था क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास बेस्ट शिप्स थी वर्ल्ड की, ठीक है। चलिए, वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड आर द मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल्स हैविंग लो स्पेसिफिक कॉस्ट। अब देखिए, जो प्रोडक्ट्स बहुत हैवी होंगे, अब जैसे कभी कभी आप न्यूज सुनते होगे, अगर सुनते होगे कभी आप सुनते होगे कि भाई इंडिया ने अफगानिस्तान को 2000 टन्स ऑफ व्हीट दे दिया एज अ गिफ्ट। व्हीट मतलब गेहूं, गिफ्ट कर दिया क्योंकि वहां पे जरूरत थी। अब सोचो 2000 टन्स ऑफ व्हीट कैसे जाएगा, भाई आप ट्रेन से तो लेके जा नहीं सकते, बीच में पाकिस्तान आ जाता है, तो आपको शिप से लेके जाना पड़ेगा। तो जितना हैवी मटेरियल होगा, जितना बल्कि मटेरियल होगा, वो सब शिप से जाएगा, वाटर वे ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच हैव वास्ट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन पोटेंशियल। मतलब आप समझ रहे हो, एक एनवायरमेंट भी बचाता है, आपको पता है इसमें बहुत फ्यूल लगना नहीं है, और क्या होता है, एक ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक, प्लस ये आपका क्या करता है, बहुत सारा सामान एक साथ लेके जा सकता है। और क्या है, it suffered a great deal at the hand of roadways and railways because it could not compete with the speed of the road and rail transport। बस एक जगह ये फेल कर गया है, कहां पे, स्पीड जो कि रोडवेज और रेलवेज प्रोवाइड करती है, बस वो स्पीड नहीं प्रोवाइड कर सकता। इस चक्कर में हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, एकदम बंद हो गया, एकदम क्या बंद हो गया, मतलब वो कंपीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मगर अभी भी आप अगर इंडिया को देखते हो, इंडिया का सारा सामान जो बाहर से आता है वो ज्यादातर आपको शिप से ही आता है। आप इंडिया देखते हो कि इंडिया क्या करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है, सारा शिप से इंपोर्ट होगा, और कैसे इंपोर्ट होगा, जहां थोड़ी ना लेके आएगा तेल आपके लिए। चले, एडवांटेज की बात करें तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लार्ज कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, आपको पता है लार्ज कैरिंग बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। फिर सेफ्टी भी सही है, सेफ रहता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, ठीक है, आराम से जहां मन करे वहां रुक जाता है, डॉक पे रुक जाता है, फिर कुछ समय बाद चलता है, तो फ्लेक्सिबल। फिर डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है भैया, स्लो, बहुत स्लो है हमारे, ठीक है, आप जैसे, ठीक, ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है, बहुत पैसा लगेगा आपका। हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, आपको पता है शिप्स की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लगती है, ठीक है, उसकी मशीनरीज। फिर नो डोर टू डोर सर्विस, भैया डोर टू डोर सर्विस थोड़ी ना है कि आपको कुछ पहुंचाना है तो आपके घर के बाहर आके शिप रुकेगी, सॉरी, रॉन्ग चॉइस, ठीक है, वो तो पोर्ट पे ही रुके रहे, आपको पोर्ट तक जाना है, ये एक डिसएडवांटेज है, समझ गए। तो इसी डिसएडवांटेज को कवर करने के लिए एक नया तरीका आया था जिसको क्या बोलते हैं, इनलैंड वाटरवेज। उसमें क्या होता है, रिवर्स के थ्रू भी आप देखोगे कि शिप्स आएंगी आपके कुछ पास तक तो आ ही सकती, तो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू आप वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है, वो अगला टॉपिक है। इनलैंड वाटरवेज इज अ नेविगेबल चैनल, नेविगेबल मतलब ऐसा चैनल, ऐसी रिवर या
रिवर बॉडी, वाटर बॉडी जिसके ऊपर क्या हो सके, नेविगेट कर सको, आप ट्रेवल कर सको, ठीक है। तो यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, मटेरियल्स और अदर मूवेबल ऑब्जेक्ट्स। इनलैंड वाटरवेज कंसिस्ट ऑफ रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स एंड बैक वाटर्स। इन सब के ऊपर इनलैंड वाटरवेज चलता है, ठीक है। खाली ऐसा नहीं कि भाई रिवर होगी तभी इनलैंड वाटरवेज होगा, कैनाल में भी आप देखोगे कि इनलैंड वाटरवे हो सकता है। आपने सुना होगा स्वेज कैनाल का नाम सुना होगा, तो वो भी कैनाल है, ठीक है। रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। आप देखोगे वर्ल्ड मैप में देखना तो स्वेज कैनाल भी एक है, तो वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है किसका, इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। रिवर्स एंड लेक्स आर नेचुरल वाटरवेज वेयरएज कैनाल्स एंड बैक वाटर्स आर आर्टिफिशियल। मतलब ये आर्टिफिशियल, क्योंकि कैनाल वेनाल क्या होता है हम लोग बनाते हैं, ये रिवर्स और लेक क्या है, ये नेचुरल वाटरवेज है। अब देखिए, इनलैंड वाटरवेज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी लोड्स थ्रू द वाटर। इनलैंड वाटरवेज में क्या होगा, हैवी लोड, जो भारी सामान होगा। अब जैसे मान लीजिए ये है आपका इंडिया, अरे यार रुक जाइए, इसको थोड़ा बड़ा, बड़ा क्या पीछे मैप जगह हो, देखिए हम बनाए लें अगर, अगर ठीक है, तो अगर हम देखें, ठीक, ये मान लीजिए क्या है, रफ डायग्राम है, और यहां से आपको पता है क्या, यमुना आती है, यहाँ से आपको पता है क्या, गंगा आती है, और यहाँ पे आके मिल जाते हैं, और ये यहाँ आके इधर जाती है, यहाँ से आपको पता है ब्रह्मपुत्र आती है, और ये यहाँ आके मिल जाती है, फिर यहाँ से आपको पता है इंडस आती है, वो यहाँ चली जाती है। तो आप देख रहे हो कि क्या है, फिर यहाँ पे रिवर्स है कौन सी, नर्मदा, फिर यहाँ पे आपकी ताप्ती, फिर यहाँ पे कृष्ण, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे महानदी। ये रिवर्स क्या है, ये रिवर्स एक तरीके से आपका इनलैंड चैनल, जैसे मान लो यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, दिल्ली। दिल्ली की इंडस्ट्री में कोई एक हैवी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, हैवी प्रोडक्ट बनता है। अब उसको कहां पहुंचाना है, उसको वेस्ट बंगाल पहुंचाना है। कहां, वेस्ट बंगाल पहुंचाना है। अब भाई यहां तक आने के लिए, या तो अगर वो प्रोडक्ट क्या है बहुत भारी है और उसको ले जाने में मतलब कि क्या है, रोड पे बहुत कशमकश और बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कि बहुत ट्रैफिक रुकेगा उसकी वजह से, क्योंकि बहुत स्लो होगा, क्योंकि हैवी है तो बहुत धीरे धीरे चलेगा, तो एक तरीके से रोड को भी क्या करेगा, एक तरीके से कैप्चर कर रहा होगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या होगा, आप रिवर के थ्रू क्या करोगे, रिवर के थ्रू, गंगा यमुना के थ्रू वेस्ट बंगाल आओगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल आओगे और यहाँ पे आप अपना सामान दे दोगे। या फिर आप देखोगे यहाँ पे आप, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा दिग्बोई, पढ़ा क्या होगा आप लोगों को, नेचुरल रिसोर्स चैप्टर में पढ़ा ही था मैंने, ठीक है। तो जहाँ पे आपके एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ पे दिग्बोई में क्या होती है, ऑयल फील्ड थी, दिग्बोई में आपका ऑयल निकलता है, दिग्बोई से ऑयल लेके टैंकर से लेके आओगे, बड़ी दिक्कत है, बट क्या होगा, यहाँ पे शिप्स रखो और शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स क्या करेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू ला सकती हैं, या फिर आप पाइपलाइन लगा लो, वो अलग बात है। बट आप ये समझ लो कि भाई जितने भी हैवी प्रोडक्ट्स हैं, आप इनलैंड वाटरवेज के बहुत अच्छा एग्जाम यूज कर सकते हो। इसका वर्ल्ड पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सेंट लॉरेंस रिवर है, वो यूएस में, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो इनलैंड वाटरवेज के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब बात करें इनलैंड वाटरवेज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग, चलो ये तो है क्या। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनलैंड वाटरवेज। एडवांटेजेस क्या होंगे इसके, पहला क्या है, a well coordinated inland waterways network could bring a fundamental alteration of in the logistics scenario of the country। लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, वो जो आपका सारा गुड्स जिसको आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो अगर आप देखोगे इनलैंड वाटरवेज अगर आपकी कंट्री का अच्छा है, तो आप देखोगे कि जो गुड्स आपके लॉजिस्टिक इधर से जो ट्रेवल करवा रहे हो, वो बहुत ही एकदम बढ़िया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास एक और ऑप्शन हो गया कि कुछ सामान आपके पास रोड से जाएगा, कुछ सामान आपका इनलैंड वाटरवेज के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या, वाटरवेज कैन डीकंजेस्ट रोड, इससे क्या होगा, आपकी रोड्स तो डीकंजेस्ट हो जाएंगी, जो रोड्स पे भीड़ हो रही है वो थोड़ी कम हो सकती है, इंक्लूडिंग हाईवेज बाय मूविंग कार्गोज अवे। अब क्या होगा, जो कार्गो है, जो सामान है, वो हाईवेज पर ना चल के आप देखोगे शिप्स के थ्रू, इनलैंड वाटरवेज रिवर्स के थ्रू जा रहा है, तो हाईवेज के ऊपर जो जैम हो रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है।
वाटरवेज डू नॉट इन्वॉल्व चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द लैंड एक्विजिशन। वाटरवेज में आपको कोई टेंशन नहीं, ना कहीं किसी की जमीन लेनी है, राइट, ना कहीं पे क्या करना है, ना कहीं पे किसी की जमीन लेनी है कि आप पहले जमीन लें, किसी की फील्ड लें, कहीं पे पेड़ काटें, कुछ मतलब नहीं, बस रिवर्स है। रिवर्स में क्या करोगे आप, रिवर्स में आप बढ़िया अपना, अब आपकी शिप जा रही है और आपका सामान जा रहा है, ठीक है। वाटरवेज आर चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉमन से सबसे सस्ते मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। चलिए ये एडवांटेजेस हो गए, एडवांटेजेस आते हैं लिखने के लिए, 4 पॉइंट लिख लेंगे, हो जाए। अब देखिए इनलैंड वाटरवेज, ये तरीका है इनलैंड वाटरवेज का, ठीक है। इंडिया में कोशिश की जा रही है कि ऐसे किया जाए, जैसे यहाँ पे रिवर्स है तो इन रिवर्स को आपस में क्या किया जाए, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाए, फिर इन रिवर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, फिर यहाँ की जो साउथ की रिवर्स है उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, और फिर इन सबको आपस में कनेक्ट कर दे, ताकि अगर आप केरला तमिलनाडु में भी फिर क्या कर सको, आप रिवर्स के थ्रू ट्रेवल कर सको कहीं पे भी। तो इसको बोलते हैं क्या, इनलैंड वाटरवेज, समझ गए। ये आगे चल के प्रोसेस होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पोर्ट्स ऑफ इंडिया। पोर्ट्स का सिंपल काम क्या है, पोर्ट्स का वो जगह है जहां पे आपकी शिप आके रुकती हैं, अपना सामान उतारती हैं, ये सब पोर्ट का काम है। इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से हैं, जैसे यहाँ पे कांडला पोर्ट है गुजरात में, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है। गोवा में पोर्ट है, फिर मैंगलोर का जो पोर्ट है वो आर्टिफिशियल है, पूछा जा सकता है कि विच पोर्ट इज आर्टिफिशियल, ठीक है। और या वेस्ट कोस्ट पे कौन सा पोर्ट है जो आर्टिफिशियल है, तो ईस्ट कोस्ट में तो कई सारे हैं, मगर वेस्ट कोस्ट पे क्या है, एक ही है, कौन सा, मैंगलोर। फिर इधर टूटीकोरिन है, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है, तो हल्दिया हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे पोर्ट्स ऑफ इंडिया, समझ गए। तो आपका वाटरवेज चैप्टर एक तरीके से, ट्रांसपोर्ट चैप्टर एक तरीके से आपका खत्म हो गया है।